हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेंगे, केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी ABBMU की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आप एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिए ही होंगे। नहीं किए होंगे तो अभी आप कर सकते हैं। अभी आप 4 तारीख तक कर सकते हैं। जिस दिन आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और अच्छे से प्रिपरेशन आपको करके जाना है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन आपके आंखों से गुजरा हुआ होगा, आंख और दिमाग से ना, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर वो क्वेश्चन आते हैं। और सब रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नया फ्रेम किया जाता है। कहीं कहीं एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ज़रूर लगा के जाएं। तो चलिए हम इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको समझ में आना ही चाहिए। देखिए, लास्ट तक वीडियो आप देखिए, सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। व्हिच वन इज कोलॉइड, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कोलॉइड है। तो कोलॉइडल्स देखिए, सोडियम क्लोराइड, यूरिया और केन शुगर, ये तीनों क्या है, ये तीनों ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। लेकिन ब्लड जो होता है ये क्या होता है, ब्लड जो होता है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो कोलॉइड्स कौन है, ब्लड है। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड कोलॉइड होता है, ये निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव चार्ज कोलॉइड होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, ब्लड पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन है, तो ब्लड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एंजाइम व्हिच, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम व्हिच कैन कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करने में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन 6 होगा, हाइड्रोजन 12 होगा, ऑक्सीजन 6 होगा। इसको ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज को चेंज कर रहा है किस में, एथेनॉल में चेंज कर रहा है। तो ये देखिए C2, यहाँ पे C2 है तो C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल का फार्मूला। फिर उसके बाद 2CO2 निकल जाता है, ये पूरा रिएक्शन है। तो C2H5OH ये इथेनॉल कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो ये जाइमेज, यहाँ एंजाइम यूज होता है, तभी ये आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, जाइमेज एंजाइम यूज होता है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउनियन मूवमेंट किसने डिस्कवर्ड किया था। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि ब्राउनियन मूवमेंट होता ही क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट ऐसे होता है, मान लीजिए ये है, ये जिगजैग मोशन में चलता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट चल रहा है, ये ब्राउनियन मूवमेंट है। तो ऐसे ऐसे ब्राउनियन मूवमेंट चलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट चलते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल का ब्राउनियन मूवमेंट होता है। तो ये आप ब्राउनियन मूवमेंट समझ गए होंगे। ब्राउनियन मूवमेंट कह रहा है किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन और देख लीजिए, जिगमोंडी एक साइंटिस्ट ही थे। ये टिंडल इफेक्ट का डिस्कवर किए थे। अगर टिंडल इफेक्ट की बात किया जाए तो जिगमोंडी आप लगाएंगे। टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, EFFECET इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आप कहाँ पे देखते हैं। टिंडल इफेक्ट अगर आपको देखना है सबसे अच्छे ना, तो आप टिंडल इफेक्ट वहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ना, वो मूव करते हैं। अगर कोई भी आप आपके घर का देख लिए, रोशनदान जो बना होता है ना, जहाँ पे इसका लाइट पड़ती है, रोशनदान से निकलती है, वहाँ देखिए उजाला रहता है, वहाँ पे कुछ आपके पार्टिकल मूवमेंट करते दिखते हैं, तो वहाँ टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर जिगमोंडी यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर तो ए ऑप्शन ब्राउनियन मूवमेंट इसमें पूछ रहा है कि इसने डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन पूछेंगे। अगर टिंडल इफेक्ट पूछता तो आपका जिगमोंडी लगाते, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आ भी गया एक क्वेश्चन, टिंडल फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय, टिंडल फिनोमिना। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि टिंडल जो आपका टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है वो कोलाइडल पार्टिकल में तो देखने मिलता है, ना कि ट्रू सॉल्यूशन में। टिंडल फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय, तो NaCl ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, यूरिया भी ट्रू सॉल्यूशन, PFeCl3 भी ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन स्टार्च सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोलॉइडल पार्टिकल में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट जो देखने को मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। मैंने बताया नहीं था, वो रोशनदान जब देखेंगे ना तो वहाँ लाइट पड़ती है, वही तो स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटर होता है ना, लाइट स्कैटरिंग, लाइट फैलती है, स्कैटरिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, ना ही लाइट एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर कैसे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ, ये सब गलत हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखना है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अलग अलग मतलब टाइप में क्वेश्चन ये कराए भी गए हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया ना कि हैबर प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है? अमोनिया को बनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हैबर प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया द फॉलोइंग कैटालिस्ट यूज। अब हैबर प्रोसेस में कैटालिस्ट यूज किया जाता है, तो वो कैटालिस्ट का नेम पूछ रहा है। तो अब ये देखिए, आप इसका रिएक्शन जान रहे हैं कि नहीं? हैबर प्रोसेस का रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं आप। नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं और फिर अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया गैस बन जाती है। तो ये अमोनिया बन जाता है, हाइबर प्रोसेस यही होता है। तो हाइबर प्रोसेस जो होती है ये एक होमोजेनस रिएक्शन होती है, और हाइबर प्रोसेस में ये आपका आयरन और मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है। क्या क्या यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है, सॉलिड आयरन यूज कर लेते हैं, फिर सॉलिड आयरन के साथ साथ मॉलिब्डेनम भी यूज किया जाता है। तो ये मॉलिब्डेनम, MO मॉलिब्डेनम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हाइबर प्रोसेस में क्या बनाते हैं? अमोनिया। और हाइबर प्रोसेस में कैटालिस्ट जो यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम यूज करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, कोलाइडल कैन बी प्यूरिफाइड बाई। जो कोलाइड्स होते हैं उसको प्यूरिफाइड किया जाता है बाई, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बताना है। तो इसमें आप सी ऑप्शन देखिए, डायलिसिस करके। कोलाइडल कैन बी प्यूरिफाइड बाई डायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा के ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इन। अब टिंडल इफेक्ट आप किस में देख सकते हैं, किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट को? सॉल्यूशन में देख सकते हैं? नहीं। प्रेसिपिटेट में? नहीं। वेपर्स में? नहीं। सॉल में देख सकते हैं। जो आपका ये सॉल होता है, कोलॉइडल सॉल्स होते हैं, उसमें टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग होती है ना। पार्टिकल जो पार्टिकुलर साइज होता है पार्टिकल का, वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टिंडल इफेक्ट में क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? तो पार्टिकल की पर्टिकुलर साइज ऑब्जर्व की जाती है, कि जो पार्टिकल मूव करते हैं उसकी साइज़। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था इन सभी में। ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ये प्रोडक्ट बन रहा है, यूनिट्स ऑफ केसी। अब आपका केसी की यूनिट पूछी जा रही है। तो केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर किया जाता है किस यूनिट में? तो इसमें मोल पर लीटर में किया जाता है। मोल पर लीटर में किस में किया जाता है? मोल पर लीटर में। अब इसको एकदम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, लीटर के इन्वर्स कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर मोल पर लीटर, या पर लगा देते हैं तो लीटर में इन्वर्स हो जाता है। पता है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये सब चीज़ें मैं बता के रखा हूँ। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी लगाइए, मोल पर लीटर है, या फिर मोल लीटर इन्वर्स, और फिर ब्रैकेट के बाहर इन्वर्स है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पे केपी की देख लीजिए, केपी, अगर केपी का पूछा जाता है तो केपी की यूनिट अगर पूछी जाती है, ये केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी होता है। तो अगर ये पार्शियल प्रेशर का होता है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केपी की अगर पूछा जाता है तो एटमॉस्फेयर, एटीएम के क्या होता है? डीएन होता है। ये होता है, क्या होता है? इसकी यूनिट होती है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये आपका क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के होता है, जो ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने काफ़ी बार ये सब चीज़ें बताया हूँ कि के डिपेंड करता है
ओनली केवल डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये टेम्परेचर पे, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दिस साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल का साइज कितना है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ तक। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो शो होता है वो किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या प्रेजेंस ऑफ, नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आपको पढ़ना चाहिए। जीरो ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर, ये दो चीज़ पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। फार्मूला आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं, एक आपका रिएक्शन है जिसमें 2 केमिकल रिएक्शन इसमें शो किए जा रहे हैं। टेक्स्ट पार्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इन ए केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट आप पहले ले लीजिए, A+B मान लीजिए मैं 2 रिएक्टेंट, जैसे A+B, ये इधर वाला क्या होता है, ये जो बनता है ना प्रोडक्ट होता है, जिससे बनता है ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कौन होता है, ये जो बनता है, ये आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो इसमें कह रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट हम ले लिए, A+B ले लिए। टेक्स पार्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन देम। एक से देखिए इसमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन R से शो करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एंड एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अदर। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब इसमें आर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, आर्डर ऑफ रिएक्शन आप जब जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो आर्डर की जो आर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो आर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट के होती है, और ये कंसंट्रेशन पे क्या करती है, नॉट डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन एंड टाइम पे डिपेंड नहीं होती है। तो ये चीज़ वही कह रहा है ना, एक कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। इन ए केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट टेक्स पार्ट, ये देखिए ये रिएक्टेंट होता है, ये देखिए ये क्या होता है, ये रिएक्टेंट होता है, और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट टेक पार्ट द रिएक्टेंट रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अदर। तो ये जो है एक इन्वर्सली है, एक डायरेक्टली है। अब ये कह रहा है आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। आर्डर ऑफ रिएक्शन एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, इसमें आर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ये रेट डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि ये आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, इसमें जीरो आर्डर ही आएगा। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जीरो आर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं अलग अलग वीडियो में। मोल लीटर, ये देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या होती है, ये जीरो आर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसीलिए मैंने बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाज गिवन बाय, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसने दिया था, तो नस्ट ने दिया था, NERNST, नस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। व्हिच हैज लीस्ट, सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है। जिलेटिन दिया गया है, एल्ब्यूमिन, स्टार्च या फिर ब्लड का। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिलेटिन का क्या लीस्ट गोल्ड नंबर होता है। जिलेटिन का अगर गोल्ड नंबर की बात किया जाए, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना प्रोटेक्टिव अधिक होगा। प्रोटेक्टिव जो एक्शन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गोल्ड नंबर के होता है। तो ये देखिए जिलेटिन का जो आपका जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है वो कितना होता है, 0.005 से लेके 0.01। तो ये आपका गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है, सबसे कम होता है। अगर इसी में पूछ लेता
कि किसका सबसे अधिक होता है, तब क्या आप बताते, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च या फिर ब्लड। तो अगर आप सबसे अधिक पूछ लेता तो स्टार्च का बताते। स्टार्च का 20 से लेकर 25 तक गोल्ड नंबर होता है और इसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम होता है स्टार्च का। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आर्हेनियस प्लॉट इंटरसेप्ट, ये देखिए इंटरसेप्ट पूछ रहा है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन जब शुरू होती है ना, तो यहाँ तो ये इंटरसेप्ट होता है। मान लीजिए रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये जो गैप होता है इसके बीच में, यही इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट आर्हेनियस प्लॉट जब देखेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है यल एन के इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस यल एन ए, यही होता है। तो यल एन ए जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया गया है, 3A से बन रहा है 2B, रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए 1 का दिया गया है। अब ये कह रहा है ये किसके बराबर होगा, तो ये देखिए रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। तो जैसे आपको रेट लिखना है, तो ये देखिए रेट अगर आप लिखेंगे, ये इसका पहले लिख लीजिए, ये रिएक्टेंट का तो माइनस लगा देंगे 1/3, ये देखिए 3 दिया गया है तो 1/3 कर देंगे, और डी हमेशा लगाया जाता है, और डी ए ये लिख दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट करिए, फिर अपॉन dt करेंगे, टाइम लिखा जाता है ना dt। तो ये हो गया, इसका हो गया। अब ये देखिए dB/dt ये लिखा गया है, ये आपका इसका लिखा गया है। अब इसमें तो 1/2 किया नहीं गया है ना, 1/2 करके फिर मल्टीप्लाई इसी को कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेट को, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो ये देखिए ऐसे तिरछा ही तो मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे ही रहेगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2/3 dA/dt। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, आर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे जो आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन आप कहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ेंगे। आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, 0 होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, फ्रैक्शन मीन्स दशमलव में वैल्यू होती है क्या आर्डर ऑफ रिएक्शन की, हाँ तो फ्रैक्शन में भी होती है, होल नंबर में होती है क्या, हाँ होल नंबर में, इंटीगर मतलब 1 2 3 ये भी होती है। तो देखिए आर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इंटीगर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी होता है, 0 भी हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं। आर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जो होता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन किससे लिखते हैं, आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो आर जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, आर की वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी होती है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड वाज, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो कौन था, वो यूरिया ही था। तो ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए इसमें नेमिंग रिएक्शन है, एकदम सिंपल होता है, नेमिंग रिएक्शन सिंपल होता है, बस आपको 2-4 चीज़ें पता होना चाहिए तो नेमिंग रिएक्शन आप कर पाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल लग रहा होगा, सिंपल नहीं लग रहा होगा तो आपको सिंपल अभी लगने लगेगा। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसमें आपका क्या क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए आईपीएससी नेम आपको पूछ रहा है, आईपीएससी नेम यहाँ पे CN लगाया गया है, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, 3 CN लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC से क्वेश्चन पूछा गया है। IUPAC में क्या चीज़ देखना होता है, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन देखना पड़ता है, स्ट्रेट कार्बन कि सबसे नंबर ऑफ कार्बन कौन से लाइन में सबसे अधिक आ रहे हैं, फिर कौन सा ग्रुप लगा है। तो सबसे नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3, ये तो 3 ही कार्बन का दिख रहा है, नहीं ऐसे नहीं देखते हैं। ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे भी आप तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CN, ये देखिए CN CH2 यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक CH यहाँ जुड़ा ही है, फिर एक CH यहाँ CH2 जुड़ा है और एक CN, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये जो CN है इसके नीचे आप लगा सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए ना, और तीसरे कार्बन पे आपका कौन सा ग्रुप लगा है, CN लगा है। तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। अब ये देखिए 3 साइनो, हाँ 3 साइनो पेंटेन, 5 कार्बन को पेंटेन ही बोलते हैं। और 1 5, एक पे 1 पे यहाँ पे देखिए 1 पे यहाँ था और 5 नंबर कार्बन ये था, 5 नंबर 1 और 5 पे क्या लगा है, डाइनाइट्राइल लगा है, तो सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे।
नाइट्राइल कहते हैं CN को ग्रुप को। एनिलीन प्यूरिफाइड बाय, एनिलीन जो होता है, एनिलीन का क्या फार्मूला होता है, एनिलीन एक बेंजीन बनाइए, ऊपर क्या लगाएंगे, एनिलीन, ये ऊपर NH2 लगाएंगे, ये एनिलीन होता है। अगर CH3 लगा देते तो टॉलिन हो जाता, लेकिन NH2 लगाएंगे तो एनिलीन हो जाएगा। और एनिलीन प्यूरिफाइड बाय का स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा एनिलीन को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये भी IPSC से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखिए, पहले आपको सबसे स्टेट कार्बन कहाँ पे सबसे अधिक कार्बन दिख रहा है, तो फर्स्ट कार्बन ये दिख रहा है, यहाँ से मत लीजिए, इधर से लीजिए, क्योंकि आपको इधर ग्रुप भी लगाया गया है। फंक्शनल ग्रुप भी देखना है कि किधर ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप जिधर से लगा होता है उधर ही से लेते हैं। तो देखिए, एक का फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये हो गया, फिर फोर्थ कार्बन ये हो गया। फोर्थ कार्बन इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेट वाला ले लीजिए। अब देखिए, 3 कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल ग्रुप लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। और डबल बॉन्ड यहाँ देखिए फर्स्ट पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें प्रियॉरिटी किसको देखेंगे, कार्बन चैन देख लेते हैं। फिर 3 देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 3, एक बार 3 लिखेंगे, यहाँ एक बार 3, फिर 3, क्योंकि 3 पे 2 बार मेथिल लगा है ना, एक 3 कार्बन पे एक बार मेथिल, 3 डाई मेथिल, हाँ डाई मीन्स 2 मेथिल। और 1 ब्यूटीन, देखिए फर्स्ट कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड लगा है। और टोटल कार्बन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं, ब्यूटेन या ब्यूटीन बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इन बोलते हैं। अगर एक बॉन्ड होता तो एन बोलते, लेकिन 2 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड होता तो आयन बोलते, YNE, लेकिन 2 बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, तो ब्यूटीन। ये देखिए 3 डाई मेथिल 1 ब्यूटीन। समझ में नहीं आया है तो अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चैन चूज कर लीजिए, सबसे लंबा कार्बन, जो कार्बन चैन देख लीजिए किस कार्बन चैन में सबसे मतलब ज़्यादा कार्बन आ रहा है। लेकिन काउंटिंग उधर ही तरफ से करते हैं, उस तरफ से करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के नज़दीक में होता है उधर से काउंट करते हैं। अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, लेकिन इधर से अगर काउंट कर रहा हूँ तो फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये इसलिए इधर से काउंट करेंगे, और 3 पे 2 मेथिल लगा है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन, इन ए लेबोरेटरी द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय, इन लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यूरिया बना था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने अभी क्वेश्चन इसके पहले बताया ही था। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था, एक होलर साइंटिस्ट थे, और ये अगर इसमें सन की बात करें तो 1828 ईस्वी में ये बनाए थे। होलर एक साइंटिस्ट थे, तो होलर के द्वारा बनाया गया था यूरिया लेबोरेटरी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक IPSC आप ये करिए, आपको ये करना चाहिए, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाएंगे ना हमेशा। देखिए, अब आपको फर्स्ट पे सबसे लंबा कार्बन देख लेना है, कहाँ पे जाएगा, तो इधर से डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। अगर इधर से लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 5 कार्बन दिख रहा नहीं, इसी कार्बन से तो जुड़ा है, इधर भी तो इसी कार्बन को इधर ला के जोड़ सकते हैं ना। तो ये आपका 5 कार्बन, टोटल कार्बन नंबर 5 कार्बन इस पूरे सीरीज में है। तो देखिए, अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि 1 2 दूसरे पे ही डबल बॉन्ड आ रहा, तो नंबरिंग तो इधर ही से कर लेंगे। तो नंबरिंग आप कर लिए, अब आपको आसानी हो जाएगी। पहले देखिए, क्या आपको सेकंड पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, तो आपका दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा है, तो ये देखिए 2 मेथिल 2 एथिल, यहाँ तो एथिल तो लगा नहीं है, 2 मेथिल, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। और कितना टोटल कार्बन है, 2 मेथिल पेंट, हाँ 5 कार्बन है। और 3 पे 1 2 पे लगा है, तो 3 मेथिल पेंट, ये देखिए ये गलत आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल पेंट, 2 मेथिल, ये देखिए 2 पे लगा है मेथिल ग्रुप, तो सही बात है। 1 2 3 4 5, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए ना, यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अगर यहाँ से दूसरे कार्बन पे करते ना, तो यहाँ से अगर काउंट करते यहाँ से, तो ये दूसरे कार्बन पे आता ना, हम तो यहीं से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, देख लीजिए दूसरे ग्रुप पे मेथिल ग्रुप लगा है, हाँ मेथिल ग्रुप लगा है, और फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 2 मेथिल और टोटल 5 कार्बन है, पेंट और 1 पे इन, मतलब इन डबल बॉन्ड,
तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिए, सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 देख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द नेम ऑफ, ये एक आपका दिया गया है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो आपके COOH ग्रुप लगाए गए हैं, यहाँ इधर H और इधर भी इस कार्बन पे भी H। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड बिजी हैं इस कार्बन में। तो 31 का क्या ऑप्शन क्या आप करेक्ट लगाएंगे? 31 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छे से देखिए और बताइए। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, जैसे मैलोनिक एसिड हो गया, मैलेइक एसिड हो गया, ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 31 का ये मैलेइक एसिड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड भी आप देख सकते हैं, फ्यूमेरिक एसिड का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्यूमेरिक एसिड का क्या होता है, वहाँ भी डबल बॉन्ड होते हैं 2 कार्बन पे, और यहाँ पे COOH आपका लगता है, COOH, और फिर यहाँ पे H लग जाएगा, और यहाँ पे आपका ये क्या लग जाएगा? COOH लग जाता है, COOH यहाँ पर भी लग जाता है और यहाँ पे H लग जाता है, तो ये फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों का COH एक ही साथ में लगे हैं, मतलब एक ही साइड में लगे हैं, तो ये हो जाता है मैलेइक एसिड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है। ये क्वेश्चन छोड़ दें क्या? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये लिखना ज़्यादा है ना। चलिए क्वेश्चन को हम ही सॉल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। सबसे लंबा चेन लीजिए जिधर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 ग्रुप है। और अगर मैं इधर से ले रहा हूँ 1 2, दूसरे पे OH ग्रुप है, 3 4 5, तो चाहे इधर से काउंट करिए चाहे इधर से करिए, दोनों सेम ही है। तो इधर से हम लोग काउंट जिधर से कर रहे हैं, इधर देख लीजिए 1 2 3, 3 पे मेथिल ग्रुप लगा है, तीसरे पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो 3 डाई मेथिल सही है। और दूसरे पे देख लीजिए दूसरे पे और चौथे पे OH ग्रुप लगा है, तो 2 4 कितने कार्बन है टोटल? 5 पेंट। और देखिए डाई ऑल, OH ग्रुप लगा रहता है तो आल लिखते हैं, OL लिखते हैं, तो डाई ऑल। अगर COOH ग्रुप रहता तो AL लिखते आल, लेकिन OH, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो H का 1 होता है तो 1s1 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव लगा दिया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी रिमूव कर दिया, तो 1s1 की जगह 1s0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज ओबे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ बाउ रूल आपको बताना है। तो ऑफ बाउ रूल आपको पता होना चाहिए कि ऑफ बाउ रूल जो है ये इंक्रीजिंग आर्डर में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं ना, तो ये चीज़ है ऑफ बाउ रूल में। क्योंकि इसमें देखिए n प्लस यल रूल आप जानते हैं कि नहीं। n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और यल एजीमुथल क्वांटम नंबर आप ऐड करके आसानी से आप बाउ रूल फॉलो कर सकते हैं। आप बाउ रूल में आप जो ये इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं आपको पता नहीं है, SSP, DPS, फिर DPS और फिर FDPS, ये सब सबसेल हैं। पहले आपका S में भरेगा, फिर S में, फिर P में, फिर S में, फिर P में, फिर S में, फिर D में, फिर P में, फिर S में। तो N प्लस L रूल आप जब लगाएंगे ना, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6। थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगर पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। N प्लस L रूल आप निकाल के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। L की वैल्यू मैं बता देता हूँ। L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू जो होती है, L क्या होता है? L जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल होती है। अब L की वैल्यू जो होती है ये S के लिए S P D F 3 के लिए मैं बता दे रहा हूँ। S के लिए जो कितना होता है, L की वैल्यू जो सबसेल है ये सबसेल है। अब L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए कितना होता है, P के लिए 1 होता है, और D के लिए 2 होती है, और F के लिए 3 होती है। ये L की वैल्यू है। और ये सबसेल S सबसेल के लिए L की वैल्यू जो होती है 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो अब L की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसे n प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। और यहाँ पे कितना है, S की वैल्यू L के लिए कितना होती है, 0 होती है, तो 1 ही आएगा। तो
पहले 1 में जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और यस के लिए 2 तो पहले 2 में जाएगा। तो इसी हिसाब से आप भर लेंगे। एन प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एन प्लस एल रूल फॉलो किसके लिए होता है, तो अबाउ प्रिंसिपल के लिए। होन्स रूल एक भी है और एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, तो वो सब आप पढ़ लेंगे। होन्स रूल क्या कहता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा देखिए इसका। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का पता होगा ना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है। अब 25 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए 1s2। डायरेक्ट ऐसे पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा। लास्ट का आपको याद रखना चाहिए 4s2 ऐसे होता है। 4s2 3d5 आपका ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का होता है। अब मैग्नीज में यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर दिया है, तो लास्ट वाले सब सेल से आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा 2। अब बचेगा कितना, 3d5 बचेगा। ये देखिए 3d5 बचेगा। अब आपको कितने ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल सेल कितने होते हैं डी में। डी में देखिए एस में आपके 1 ऑर्बिटल सेल होता है, पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल सेल होते हैं। ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। एस पी डी, डी में कितने ऑर्बिटल सेल होते हैं, 5 ऑर्बिटल सेल होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ में कितने ऑर्बिटल सेल होते हैं, 7 होते हैं टोटल। तो यहाँ तो आपका बात कर रहा है ये देखिए 4s2 और 3d5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीज का हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, बचता है 3d5। अब डी में आपके कितना, डी में 5 आपके ऑर्बिटल सेल मिलेंगे, तो 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 5 3d5 है ना। अब पाँचों इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। हुंड रूल क्या कहता है, यहाँ हुंड रूल कहता है पेयरिंग तभी होगी जब सभी में इलेक्ट्रॉन पहले फुल हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ करिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऐसा नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ये तिरछा यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 भर के चलेंगे फिर जैसे, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए एक बार और बता देता हूँ, ऐसे नहीं फिलअप होगा कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कर लिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, तब तो आपको एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरेगा। हुंड रूल आप पढ़े होंगे ना। हुंड रूल कहता है कोई भी सबसेल हो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में फिलअप हो जाते हैं। सबसेल के, ये पूरा सबसेल है, एक सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं, तो सभी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है तभी पेयरिंग होती है। तो इसमें आप ऐसे D5 में जब आप पेयरिंग करेंगे, D5 में 3D5 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो पहले पाँचों आप फिलअप कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ना ही तुक्का लगाना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फिर बताना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये भी क्वेश्चन आप देखिए और बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। देखिए आपको ये देखिए 2p4 और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल जो ऑर्बिटल की संख्या होती है p में मैंने बताया था 3, अब यहाँ 4 है, 1 2 3 4। ये देखिए अब कितना टोटल आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, एक ये अनपेयर्ड, एक ये अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मीन सिंगल और पेयर्ड मीन डबल हो जाना, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। अब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए 62 का, देखिए 62 में कह रहा क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को फोटॉन ही बोलते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें देखिए 1s2 2s2 तो ये तो पॉसिबल है, 1s2 2s2 2p6 ये भी पॉसिबल है, 1s2 2s2 2p6 ये पॉसिबल नहीं है, 2p2 है और 3 में यहाँ पे फिलअप हुआ नहीं, यहाँ पे आ गया, तो ये गलत है। और ये देखिए 3d10 4s2 और 4p2 ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, तो ये आप सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया है।
1:2:2, हाँ यही था। ये देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभी मैंने ऊपर बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एन ऑर्बिटल व्हिच हैड n=4 दे रहा, देखिए n=4 दे रहा और l=2 दे दिया। अब l=1 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था 0 का यस से करेंगे, और l की वैल्यू अगर 1 दे रहा तो p हो जाएगा, और l की वैल्यू दे रहा 2 दे रहा तो SPD तो d हो जाएगा। अब यहाँ d की बात कर रहा है, l=d और सो इन। अब देखिए 4 क्या हो जाएगा, l की वैल्यू d ना, तो यहाँ l की वैल्यू 2 दे रहा तो यहाँ पे d हो जाएगा, और यहाँ क्वांटम नंबर भी दे रहा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 दे रहा है तो 4d हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे 64 का, ये देखिए 4p, आप 4s भी दे रहा है 4p भी दे रहा है। गलत कराने का क्वेश्चन ये 100% मतलब एकदम जो क्वेश्चन बना है ना, गलत कराने का पूरा एफर्ट कर रहा है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गलत करिए, लेकिन गलत नहीं करना। 4D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से मैं समझा दिया। देखिए n की वैल्यू एक बार और समझा देते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है ना, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू जो दे रहा है कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। और l की वैल्यू मैंने बताया था कि आपकी l की वैल्यू 1 2 3 4 तक जाती है। s की वैल्यू जो होती है 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, और d की वैल्यू 2 होती है, f की वैल्यू आपकी 3 होती है। तो यहाँ पे तो l की वैल्यू 2 दे रहा है ना, ये देखिए 2 दे रहा है तो ये d हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बॉन्ड आर्डर इन बेंजीन, बेंजीन का बॉन्ड आर्डर आपको बताना है। तो बेंजीन का बॉन्ड आर्डर कितना होता है, ये पूरी आपकी बेंजीन साइकिल है। बेंजीन साइकिल में ये देखिए ये आपकी टोटल बेंजीन साइकिल है, और बेंजीन साइकिल का बॉन्ड आर्डर 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की देखिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में, तो हम लोग 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन मैंने थ्योरी या फिर क्वेश्चन के माध्यम से करा दिए हैं। तो एक बार आपको मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन आप बताइए, हु डेवलप द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। हु डेवलप, किसने डेवलप किया था फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। तो आपको ऑप्शन लगाना है अलेक्जेंडर, मदर टेरेसा, या फिर आप देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग को डेवलप की थी, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड क्लाइंट ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी असेसमेंट। अगर मान लीजिए आप रिस्पायरेटरी असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज टर्म यूज, कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। अगर पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है, अगर वो हाई पिच म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और रिस्पायरेटरी आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो वीजिंग कहेंगे। वीजिंग मीन्स गले जब घड़घड़ाहट होती है उसी को वीजिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN वाज फाउंड इन द ईयर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स वाज फाउंड इन ईयर, तो आप कौन सा लगाएंगे 1899 ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे 2-3 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे कि जो को फिगर के बेस पे थे, डायरेक्ट आपका डायग्राम दिया था और आपको ऑप्शन टिक करने थे। तो ये देखिए ये एक डायग्राम सेलेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन में। व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल ऑफ सिग्निफाई द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित ये सिंबल है। एक देखिए सीधी राड है और इस पर 2 सांप लपेटे हैं। तो अगर सिंगल सांप लपेटता है तो मैंने बताया क्या बोलते हैं, अगर डबल स्नेक लपेटा रहता है तो उसको बोलते हैं कैडिसियस। कैडिसियस का मीन्स होता है ये मेडिसिन से संबंधित होता है, मेडिसिन का लोगो होता है, फार्मासिस्ट से, मेडिसिन से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
Which of the following nursing intervention would be most important determining fluid balance in client with end stage of renal failure? अगर क्लाइंट जो पेशेंट है वो बीमार है, उसका रीनल स्टेज जो किडनी का फेलियर का स्टेज एंड स्टेज है, लास्ट स्टेज है, तो आप नर्सिंग इंटरवेंशन जो फॉलोइंग किया जाएगा वो क्या किया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस के डिटर्मिनेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जाएगा? तो देखिए, अगर किडनी फेल कर गई है तो डेली क्या करना पड़ेगा? बेइंग डेली करना पड़ेगा, वेट उसका डेली करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड, ये तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराया है, जब बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट कराया था तो सब चीज़ें बताई थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड बैग यूज डिस्पोज द ऑफ द स्प्रे, ये देख लीजिए, सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, कैथेटर। अगर सिरिंज, ग्लव्स, कैथेटर किस कोड कलर में आप क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे? रेड बैग में, ब्लैक में, या फिर ग्रीन में, या फिर येलो में, किस में करेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, रेड बैग में ये डिस्पोज करेंगे। सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड बिन में आपका, रेड बिन जो होता है इसमें HIV पेशेंट के जो ब्लड कंटामिनेटेड होते हैं वो भी डालते हैं, यूरिन बैग डालते हैं, ये सब डालते हैं। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन यहीं पे कराया था कि ये आप येलो बिन में क्या डालते हैं, येलो वाले में क्या डालेंगे? तो मैंने बताया था कि इसमें लाइव वैक्सीनेटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड डालते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड जैसे बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा हो गया, फीटस हो गया, रिमूवल टूथ हो गया, कोई भी पार्ट ऐसा हो जो ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड हो तो वो येलो बिन में डालते हैं, येलो बैग में डालते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जा सकता है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड किस में डालते हैं? तो येलो बिन में। लेकिन यहाँ पे तो सिरिंज और ग्लव्स कैथेटर दे रहा ना, तो रेड बैग ही लगाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चाइनीज थेरेपी बेस्ड होती है प्रिंसिपल दैट आर सर्टेन पॉइंट ऑन द बॉटम ऑफ द फुट। अगर पैर की बात कर रहा है, फुट की बात कर रहा है, दी रिप्रेजेंट सर्टेन ऑर्गन इन द बॉडी। जो फुट होता है, बॉटम होता है, रिप्रेजेंट ऑर्गन, बॉडी के किस ऑर्गन से संबंध होता है? तो रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which symptoms would indicate internal bleeding in patient? अगर पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो मतलब अंदर ही ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये क्या चीज़ देखने को मिलता है? क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस पर्सन में, उस क्लाइंट में, उस पेशेंट में? तो रैपिड बीक पल्स, जो पल्स की रेट होती है वो रैपिड बीक होने लगती है, डाउन होने लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट लगने लगता है, उसको कहते नहीं है, कहता है पानी पीने के लिए, प्यास लगने लगती है, और उसको टेंडर स्वेलिंग होने लगती है उसकी स्किन में, हार्ड एरिया जहाँ पे बॉडी की हार्ड एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब जब आप ड्यूटी करेंगे, आपकी पोस्टिंग लगेगी, जब BSc नर्सिंग करेंगे तो ये सब देखेंगे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम? यहीं से क्वेश्चन आप पकड़ेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की अगर बात कर दिया तो यूपिनिया लगाएंगे, यूपिनिया नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन क्लाइंट। अगर किसी क्लाइंट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम का टर्म क्या यूज किया जाता है? यूपिनिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट द पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ लंग्स एंड हार्ट साउंड। अगर किसी पेशेंट में इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया जाता है, कहाँ पे? पेशेंट के चेस्ट पे। क्या सुनने के लिए? हियर, क्या सुनने के लिए? बोथ लंग साउंड और हार्ट साउंड। तो वो क्या होता है? वो स्टेथोस्कोप ही तो यूज करते हैं, जिसको आला बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्फैग्नोमेनोमीटर से क्या चीज़ मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर स्फैग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक होता है और डायसिस्टोलिक 80 होता है, और इसका ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है mm ऑफ Hg होती है, mm ऑफ Hg।
तो ये आप देख लीजिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर, और उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है जो नॉर्मल बीपी होता है। तो ये आप इसमें तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये पर्सन हु इज हॉस्पिटलाइज ओवरनाइट फॉर सेवरल डेज आर वीक इज नोन एज। अगर देखिए कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी पेशेंट हो, अगर वो पर्सन हु हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है ओवरनाइट, काफ़ी मतलब 2-3 रातों से, तो सेवरल डेज काफ़ी लंबे समय से, तो वीक काफ़ी लंबे डेज कह लीजिए या सप्ताह कह लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट कहते हैं, नहीं इन पेशेंट उसको कहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट का पहले वो ओपीडी में जाता है, ओपीडी में दिखाता है या इमरजेंसी में जाएगा। ओपीडी और इमरजेंसी में कोई भी आदमी अगर बीमार होता है तो 2 जगह जाता है। अगर इमरजेंसी वाला रहता है, इमरजेंसी जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए वाला रहता है तो इमरजेंसी में जाएगा, और लोग इमरजेंसी में जाते हैं। ऐसा पॉइजन वाला केस हो गया, फिर उसके बाद बर्न वाले केस इमरजेंसी में जाते हैं। और ओपीडी हॉस्पिटल में दो चीज़ें चलती हैं, 2 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में 2 वार्ड 2 शिफ्ट चलती हैं, एक इमरजेंसी होता है, एक ओपीडी चलती है। तो ओपीडी में वो पेशेंट जाते हैं, दिखा के फिर चले आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जो जाता है, ओपीडी में भी डिसाइड किया जाता है कि कैसी बीमारी है। अगर बीमारी ज़्यादा होती है तो उसको फिर क्या किया जाता है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है 2-4 दिन के लिए, जितनी आवश्यकता पड़ती है। इमरजेंसी में भी यही है, इमरजेंसी में जाएगा, उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्सन हु हॉस्पिटलाइज ओवरनाइट, काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी हफ्तों से वो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इन पेशेंट बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिजीज ऑफ हार्ट जॉइंट एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डिजीज ऑफ हार्ट, डिजीज ऑफ हार्ट मतलब हार्ट की बीमारी या जॉइंट की बीमारी हो एंड या नर्वस सिस्टम की बीमारी हो, तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, नहीं डीजेनरेटिव डिजीज उसको बोलते हैं, ना कि इन्फेक्शियस, ना कि डिफिशियंसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीजेनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। ये सब ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं कराया नहीं हूँ। तो ये क्या चल रहा है, ये अब हम लोग कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। एएनएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। एएनएम कोर्स होता है, एएनएम डिप्लोमा नर्सिंग का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो ओनली गर्ल्स करती हैं, लड़कियाँ करती हैं। अब आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो। अटेंडेंट यहीं से गलत हो जाएगा, यहाँ असिस्टेंट है, यहाँ एन लोगो है, यहाँ ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन देखिए, ये डायग्नोसिस से संबंधित ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, ये देख लीजिए, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी कॉमनली नोन एज। अगर मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड होती है, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज किया जाता है रेडियोलॉजी में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एमआरआई बोलता है। मैग्नेटिक एमआरआई कराया जाता है पूरे शरीर के, या फिर एक पर्टिकुलर का एमआरआई कराया जाता है। एक्सरे हो गया, देखिए पहले एकदम नॉर्मल के लिए एक्सरे कराया जाता है, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई पूरे होल बॉडी के लिए होती है। तो एमआरआई और अल्ट्रासाउंड तो जान ही रहे हैं, पर्टिकुलर स्टमक का ज़्यादातर होता है अल्ट्रासाउंड। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी डिपार्टमेंट कंसर्न विथ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड टेक्नीशियन हु प्रोवाइड क्लिनिकल सर्विस टू पेशेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन इज नोन एज। तो ये देखिए पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट कंसर्न विथ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड टेक्नीशियन इसमें होते हैं, हु प्रोवाइड करते हैं क्लिनिकल सर्विसेज पेशेंट के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, उसको कहेंगे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दी डिपार्टमेंट दैट डील विद द एडमिटेड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर इज नोन एज। एक देखिए, दी डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट है जो डील करती है, एक पेशेंट कैंसर से पीड़ित है और उसका कौन सा डिपार्टमेंट उसको क्या करती है, डील करती है। तो वो डिपार्टमेंट जो होती है, क्या नाम है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित होता ही है, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, ऑन्कोलॉजी। तभी तो कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, तभी पता चलेगा कि कैंसर है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म बताना है। तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। टोमोग्राफी, ये देखिए टोमोग्राफी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ कंप्लीट कह रहा है, कंप्लीट नहीं होता, कंप्यूटेड।
टोमोग्राफी, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर से टोमोग्राफी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेग, ये देखिए प्लेग दिया गया है, एक डिजीज, एक बीमारी है, एक डेंजरस बीमारी है। प्लेग डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड बाई, प्लेग जो बीमारी है किसके थ्रू होता है, तो यार्सेनिया पेस्टिस, ए ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा डेंगू डिजीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस जो बीमारी भी कोविड-19 चल रही है, इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर डेंगू डिजीज हो गई, ये किस कैटेगरी के अंडर में आते हैं, तो ये क्वेश्चन बताना। ये सभी जो होते हैं ये हेरिडेटरी डिजीज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब जन्मजात होते हैं, नहीं, ये डिफिशियंसी डिजीज भी नहीं है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन से होने वाले ये सभी बीमारियां, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए जीका वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, जीका वायरस एक वायरस होता है, ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, फ्रूट फ्लाई नहीं, ये मॉस्किटो के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन आ गया, जो मैंने बताया था विटामिन B12 से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार मैंने कराया, लगभग 20 बार तो हो ही गया होगा। डिफिशियंसी या विटामिन B12, ये B12 विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए होता है ना, पर्नीशियस एनीमिया लगाइए, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इनसाइड ह्यूमन बीइंग। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर, इसमें से कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके डेवलपमेंट करने के लिए, कैंसर के डेवलपमेंट में, ह्यूमन के इनसाइड में, मतलब ह्यूमन के अंदर कैंसर जो काज करते हैं, डेवलप करते हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए केमिकल म्यूटाजेंस के थ्रू भी कैंसर होता है, रेडिएशन के थ्रू तो कैंसर होता ही है, टोबैको एंड पान मसाला खाएंगे तब भी माउथ कैंसर हो जाता है, तो ये सभी के थ्रू कैंसर होते हैं, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए व्हाट डज द बिलो मेंशन, ये देखिए एक सिंबल दिया गया है, इस सिंबल को आपको बताना है, मैंने सिंबल करा भी दिया है, पूरे जितने हॉस्पिटल में सिंबल यूज किए जाते हैं ना, मैंने एक वीडियो पूरा बना दिया है, एक सिंगल वीडियो बना है, सभी उसमें सिंबल बता दिया था, तो ये सिंबल मैंने उस क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट में लिया भी था। व्हाट इज द मेंशन, ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ये पूरा फट रहा है, तो उस हिसाब से ये आपको बताना है, हेल्थ हैजार्ड से संबंधित ये जो है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेल्थ हैजार्ड आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई मेडिकल हॉस्पिटल, ये देखिए एक सिंबल और दिया गया है, आपको ये सिंबल बताना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। मैंने बताया था ये पूरा स्कल है, स्कल के नीचे आपका 2 बोन लगा है, 2 बोन, तो एक स्कल 2 बोन, ये किसका है, डेड का, एक्यूट टॉक्सिक या फीटल का, या फिर फोमेबल रीजन का, या फिर कुकिंग जोन का, किसका ये किसका सिंबल है, तो ये एक्यूट टॉक्सिक या फिर फेटल का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दी वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये क्वेश्चन आप बताइए, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बताना है जो यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड किया जाता है, कब प्रोवाइड किया जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम, हार्ट के रिदम को रिस्टोर करने के लिए, मतलब हार्ट के रिदम को नॉर्मल करने के लिए ये डॉक्टर्स के द्वारा इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग शॉक द हार्ट विद द एम ऑफ रिवाइंग इट्स नोन एज, मान लीजिए कोई पेशेंट आता है उसका हार्ट जो है शॉक में चला गया है, मतलब रिदम कर ही नहीं रहा है या फिर बहुत स्लो कर रहा है, तो उसको एक डॉक्टर्स के द्वारा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और वो हार्ट रेट को रिस्टोर करने के लिए कि मतलब हार्ट रेट एकदम नॉर्मल आ जाए, तो एक यूज किया जाता है। ECG यूज किया जाता नहीं, डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिफिब्रिलेटर का मैंने एक फिगर भी बनाया था, मतलब एक दिखाया था
क्वेश्चन किसी में दिखाया था। तो डिफिब्रिलेटर के थ्रू ये दो पूरा सॉकेट होता है और इसमें लगे रहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ये दोनों हैंडल होता है, हैंडल पकड़ के दोनों चेस्ट पे दोनों साइड रखना रहता है और कुछ सेकंड के लिए रखा जाता है और इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है, झटका दिया जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है हार्ट में और हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। तो वो डिफिब्रिलेटर होता है। एक छोटा सा बॉक्स होता है, दिखाएंगे कभी, दिखाया भी हूँ, वीडियो है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन लगाएंगे और ये मैंने हॉस्पिटल में यूज भी किया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल व्हिच डील्स विथ, ये देख लीजिए, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग ऑफ ड्रग इज नोन एज। अब इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको हॉस्पिटल फार्मेसी बोलेंगे क्योंकि ड्रग्स का क्या पैकेजिंग किया जा रहा है। जहाँ पे ड्रग्स की पैकेजिंग की जाती है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। तभी तो फार्मेसी कोर्स होता है ना, बी फार्मा डी फार्मा कोर्स ही होता है, इसमें ड्रग्स ही आते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर करना और उसका पैकेजिंग करना ये सब होता है ना। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे जितने भी या डिप्लोमा कोर्स हो या पैरा का बैचलर कोर्स हो या नर्सिंग का कोर्स हो या फिर डॉक्टर का कोर्स हो, तो उनका अलग अलग हॉस्पिटल में रोल होता है। ऐसा नहीं है कि एक हॉस्पिटल को ओनली डॉक्टर ही चलाता है या फिर कोई ओनली नर्स ही चलाते हैं, नहीं। पूरे डॉक्टर्स पूरे एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक पूरा स्टाफ चाहिए। उसमें आपका पैरा मेडिकल का कोर्स आता है, फार्मेसी के कोर्स आते हैं, नर्सिंग के कोर्स आते हैं और ऊपर डॉक्टर्स तो रहते ही हैं। तो देखिए सब पूरा एक्यूरेट चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के बगैर अगर उसमें में से कुछ भी कोई भी मिस कर जाएगा ना, तो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है वो बेकार हो जाएगा। तो सभी का रोल फिक्स होता है, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एड CPR प्रोसीजर। जो CPR प्रोसीजर दिया जाता है उसमें व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है। तो ये देखिए, ये किया जाता है देख लिया, रेस्क्यू किया जाता है, ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। भाई CPR देने के लिए ना चेस्ट कंप्रेशन जो किया जाता है ना, ये दोनों हाथ से एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के ये 1 मिनट में लगभग 100 से लेके 120 कंप्रेशन दिया जाता है। 3 कंप्रेशन देते हैं, फिर कुछ समय के लिए एक ऑक्सीजन देते हैं, वो एम्बू बैग होता है ना, उसी के थ्रू मुंह में डायरेक्ट देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन CPR प्रोसीजर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग इन पेशेंट। हाउ डू यू चेक, कैसे चेक करेंगे पेशेंट, किसी भी पेशेंट में हाउ डू यू चेक करेंगे फॉर ब्रीथिंग कैसे, लिसन करके, सुन करके या लुक लिसन या फिर सुन करके और फील करके। तो ये क्वेश्चन बताइए। हाँ, अगर किसी पेशेंट में ब्रीथिंग को आपको क्या करना है, पेशेंट हो ब्रीथिंग का चेक करना है, तो उसको लुक देख के, लिसन सुन के एंड फील करके। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर। एक प्रोफेशनल नर्स है, प्रोफेशनल नर्स मतलब वो अपना कोर्स किया है, GNM किया हो या फिर BSc नर्सिंग किया हो तो प्रोफेशनल नर्स हो जाता है, अगर उसको प्रोफेशनल नर्स उसी को मानते हैं, तो जिसके पास लाइसेंस होता है। प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर, प्रोवाइड करती है नर्सिंग केयर। तो कौन सा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी, देखिए फर्स्ट पीपल, पहले उस पीपल को प्रोवाइड करेगी जो स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा। नहीं, ऐसा तो हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट टू रिच पीपल, जो धनी होगा उसको प्रोवाइड पहले करेगी और गरीब को बाद में, ऐसा भी नहीं होता। तो फर्स्ट और बी, ए और बी ऑप्शन दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट टू मेल्स देन फीमेल, ऐसा भी नहीं है कि पहले मेल्स का प्रोवाइड किया जाएगा नर्स के द्वारा ट्रीटमेंट या केयर, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिस पीपल को नीड होगा, आवश्यकता पड़ेगी, उसको पहले प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो धनी है, रईस है, वो बड़ा है, वो लंबा है, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी एज ज़्यादा है, उसकी एज कम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, जिसको आवश्यकता हो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जब आप नर्सिंग करेंगे ना तो लैंप लाइटिंग होती है, ये सब चीज़ें वहीं बता दी जाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है क्या रिमूव करने के लिए, टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। दैट आर जनरली रिमूव बाय द किडनी, ये किडनी के द्वारा यूज किया जाता है। यूज्ड केस ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेल कर जाती है तो वो तो डायलाइसिस मशीन ही होती है ना, डायलिसिस कराते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। डायलाइजर मशीन एक होती है जो डायलिसिस कराया जाता है। जब किडनी एकदम फेल कर जाती है ना, एक वीक में, एक ही सप्ताह में दो बार कराना पड़ता है, और एक बार डायलिसिस कराने के लिए लगभग समथिंग में 3 घंटे लगते हैं मशीन के थ्रू। वो मशीन से आप फीमोरल क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, पूरा ब्लड मशीन में आता है, और एक तरफ से मशीन में, ये मान लीजिए एक पेशेंट है लेटा है उस बेड पे, और यहाँ पे मशीन है, यहाँ से दो लगे रहते हैं कैथेटर फीमोरल से, इस एक के थ्रू ब्लड निकलेगा, इसमें जाएगा मशीन में, और मशीन से एक ब्लड निकलेगा, इसमें पेशेंट में जाएगा। तो डायलिसिस ऐसे किया जाता है, 3 घंटे प्रोसेस लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मेडिकल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट व्हिच इज फोकस्ड ऑन द ईयर नोज एंड थ्रोट, ENT डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ENT डिपार्टमेंट बोलते हैं। ENT ईयर नोज और थ्रोट डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ पे होता है। मेडिकल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट व्हिच फोकस्ड किया जाता है ईयर नोज एंड थ्रोट, और उसको कौन संभालता है, उसको ओटोलैरिंजोलॉजी उसको बोलते हैं। ये तीनों ओटोलैरिंजोलॉजी में आता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये डेडिकेटेड एरिया, ए डेडिकेटेड एरिया होयर, जहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म किया जाता है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो परफॉर्म किया जाता है विथ एंडोस्कोप के द्वारा। देखिए एंडोस्कोपी किया जाता है ना, एंडोस्कोपी किसके लिए होता है, GIT के लिए होता है। कोई भी ड्यूडेनम में प्रॉब्लम हो, या स्टमक में, जैसे स्टमक में अल्सर हो गया, ड्यूडेनम में पॉलिप हो गया, या फिर आपका यहाँ पे ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ईसोफेगस के वाल में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे वाल होती है लगी होती है, तो ये सब एंडोस्कोपी के द्वारा कंफर्म किया जाता है। एंडोस्कोपी कैसे किया जाता है, कैथेटर डाला जाता है माउथ के थ्रू, कैथेटर स्टमक तक जाता है या फिर इंटेस्टाइन तक जाएगा। व्हिच आर कैमरा, उसमें कैथेटर में टिप पे कैमरा लगा होता है, यूज टू विजुलाइज स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद वो अंदर का विजुअल लेता है, फोटो लेता है, विद इन द बॉडी सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो एंड ये देखिए जेनिटियो यूरिनरी सिस्टम तक जाएगा। तो ये होता है, ये उसको बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट, एंडोस्कोपी यूनिट उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे आप, एंडोस्कोपी यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रेंज ऑफ ट्रेडिशनल, लंबे समय से, पुराने समय से, रेंज ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज दैट यूज इसेंशियल ऑयल एंड अदर एरोमेटिक प्लांट कंपाउंड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेंज ऑफ ट्रेडिशनल, लंबे समय से, अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरे से चेंजेबल होके, कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री थेरेपी दैट यूज किया जाता है इसेंशियल ऑयल यूज किए जाते हैं, एंड अदर एरोमेटिक प्लांट कंपाउंड यूज किए जाते हैं। उसमें क्या होम्योपैथी में यूज किया जाता नहीं, होम्योपैथी में छोटी छोटी गोलियाँ कुछ लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है। एलोपैथी में तो मेडिसिन ये प्रोवाइड किए जाते हैं ना, इसमें हो जाएगा ये देखिए एरोमा थेरेपी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस इज टू हेल्प यू फोकस योर अटेंशन एंड अचीव ए स्टेट ऑफ काल्म, मतलब शांत रहना एंड रिलैक्सेशन। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें मेडिटेशन थेरेपी देते हैं। मेडिटेशन थेरेपी में क्या किया जाता है, ये प्रैक्टिस कराया जाता है, हेल्प यू फोकस योर अटेंशन, उसको शांत रहने के लिए, अटेंशन होने के लिए, और अचीव क्या करने के लिए, एक मतलब काम शांति अचीव करे और रिलैक्सेशन रहे, रिलैक्स रहे। तो कहते नहीं मेडिटेशन करो, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन ए हेल्दी पर्सन स्ट्रोक बैलूम क्या होती है, स्ट्रोक बैलूम जो आपकी ये राइट वेंट्रिकल जो होती है ना, जो ब्लड पंप करती है, किसमें, पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड पंप किया जाता है, तो वो होता है 70 ml। ये क्या करती है, एक बार में क्या करती है, स्ट्रोक बैलूम उसी को बोलते हैं, स्ट्रोक बैलूम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन है, स्ट्रोक बैलूम 70 ml होता है, 70 ml ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा शरीर में, बॉडी में पूरे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रग दैट काज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये कह रहा है ड्रग्स दैट काज,
कौन सा ड्रग्स काज करता है एक्सपल्सन ऑफ गैस, गैस का पास आउट होना फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक से, तो उसको कहेंगे स्टिंगेंट कहेंगे या फिर कार्मिनेटिव कहेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्मिनेटिव, जैसे कहते हैं नहीं कुछ जड़ी बूटियाँ लेते हैं ना, उसी को कार्मिनेटिव बोलते हैं, जो गैस को पास आउट करने के लिए कहते नहीं चूरन लेते हैं, तो वही कह सकते हैं। बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा सकते हैं, करेक्ट है भी, ऐसा नहीं लगा सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड टू मेन अबाउट, ये देखिए मेन में कह रहा है कि नॉर्मली बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड टू मेन अबाउट कितनी बैलेंस डाइट में कितनी कैलोरी पर डे होनी चाहिए, तो मेन में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे, इसमें देखिए इसमें ए बी और सी डी, इसमें कह रहा 2500 कैलोरी पर डे की आवश्यकता पड़ती है, 3000 या फिर 3500 या फिर 4000, नहीं तो 2500 कैलोरी पर डे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हैंड शुड बी वॉश्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग एकदम मान लीजिए, हैंड शुड बी वॉश्ड विथ वाटर एंड सोप फॉर ए लिस्ट हाउ लॉन्ग, मतलब सोप से अगर आप हाथ धुल रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो कितना समय करना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम 15 से 20 सेकंड करना चाहिए, और 20 सेकंड ऑप्शन में आपका है भी। हैंड वॉशिंग की टेक्निक होती है ना, अलग अलग टेक्निक WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है। WHO के द्वारा 7 टेक्निक है हैंड को वॉश करते हैं, तो हैंड को वॉश करने के लिए 7 टेक्निक है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कम्युनिकेशन एमंग द पेशेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल इन मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये फर्स्ट और प्राइमरी पॉइंट क्या होता है कंटेक्ट का, कम्युनिकेशन एमंग द पेशेंट के और मेडिकल प्रोफेशनल के, और मेडिकल डिपार्टमेंट कहते नहीं कि फर्स्ट पे पेशेंट कहाँ पे जाता है, OPD ही जाता है, आउट पेशेंट, OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन पूछ लेगा कि OPD का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो आउट पेशेंट PATIENTS आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, DEPART डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD का फुल फॉर्म होता है, तो OPD ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं काफ़ी, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें करेंगे। हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किए, इस वीडियो में फिजिक्स कर लिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और वीडियो को आप लोग रिवाइज करिए, देखिए वीडियो को रिवाइज करते रहिए। चलिए आज इसी पे वीडियो पे ये समाप्त करते हैं, और वीडियो को आप लोग जितना हो सके रिवाइज करते रहें। कैसे आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, चैनल पे एक बार चलिए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप इस लोगो पे क्लिक करिए, इसी लोगो पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे जाएंगे। मेरे चैनल पे ये देखिए, मेरे चैनल का कवर फोटो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैं जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर ना, 1400 वीडियो देखिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब आप लोग कितनी वीडियो रिवाइज किए होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो काफ़ी दिन से ये बोल रहा हूँ कि यहीं से वीडियो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। प्ले लिस्ट में कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है ये मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ। देखिए फिजिक्स की और केमिस्ट्री की कोई वीडियो प्लेलिस्ट में जो ऐड किया हूँ, कोई भी वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके की कोई भी वीडियो छोड़ के जानी ही नहीं है। तो प्लेलिस्ट में आप जितनी भी वीडियो को आपको फिजिक्स की मिल जाए, केमिस्ट्री की मिल जाए, वो तो आपको पूरी रिवाइज करके जानी है। देखिए मैंने 5 वीडियो ऐसे केमिस्ट्री में ऐड किया हूँ, ऐसे ऐसे वीडियो में ऐड किया हूँ। पूरी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो ऐसे ही पूरी रिवाइज कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश की तो एक ही वीडियो है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक